लोकल एंड पंचिंग में ज्यादा आपके पास सेटलमेंट आता है, यानी कि स्ट्रेन आता है, तो ये हम कर सकते हैं 10 से 20%। क्लियर? तो इसीलिए जनरल शियर फेलियर में सॉइल ज्यादा फेल नहीं होती है और इसमें सॉइल स्वेल हो जाएगी, यानी कि फाउंडेशन के किनारे से स्वेलिंग आ जाएगी। लोकल शियर फेलियर में लूज एंड होता है, थोड़ा बहुत सेटलमेंट आता है, तो सॉइल कम स्वेल होती है। जबकि पंचिंग शियर फेलियर में फाउंडेशन सीधे नीचे सेटल हो जाती है, किनारे से जो फाउंडेशन के किनारे की सॉइल है वो स्वेल नहीं हो पाती है, क्योंकि इतनी ज्यादा लूज है कि फाउंडेशन सीधे नीचे धंस जाएगा। तो ये पड़ा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करियर कैफे इंजीनियर्स ड्रीम में। दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपके लिए कंटिन्यू सिविल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आ रहे हैं, जो कि स्पेशली एसएससी जेई एग्जाम के लिए, लेकिन इसके अलावा अदर एग्जाम जैसे यूकेपीएससी जेई है या अदर स्टेट और सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, उनमें भी ये वीडियोस आपके लिए बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम सॉइल मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक कवर करते हैं, जैसे अर्थ प्रेशर थ्योरी है, फाउंडेशन है, सॉइल एक्सप्लोरेशन है, इनके कुछ एमसीक्यू करते हैं और उसी के साथ इनकी थ्योरी भी कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए जो लेके आए हैं ये है, फॉर सॉफ्ट सेंसिटिव सॉइल द एरिया रेशियो ऑफ सैंपल। अब एरिया रेशियो आपको पता होना चाहिए कि एरिया रेशियो किस चीज में होता है। तो अगर आपको पता होगा कि सॉइल के सैंपल लेने के लिए हमारे पास सैंपलर यूज होते हैं, तो अगर मैं एक सैंपलर यहां पे बनाना चाहूं तो ये आपके पास कोई सैंपलर है इस तरह से। मैं इसका एक डायग्राम छोटा सा बनाता हूं। ये एक सैंपलर आपके पास है जिसमें ये इसके सेक्शन है और यहां से सॉइल आपके पास इसमें फिल होके इसमें फिल हो जाती है। अगर मैं इसकी नेमिंग करूं, इसको मैं DI नाम देता हूं और बाहर वाले का डायमीटर में DO कहता हूं। तो यहां पे एरिया रेशियो AR आपके पास आता है DO स्क्वायर माइनस DI स्क्वायर अपॉन DI स्क्वायर इंटू 100। ये आपके पास आता है, यानी कि आउटर का डायमीटर माइनस इनर का डायमीटर अपॉन इनर का डायमीटर का स्क्वायर इंटू 100 से आपके पास एरिया रेशियो निकलता है। और इस एरिया रेशियो की वैल्यू हमेशा शुड नॉट एक्सीड 10%, यानी कि हमेशा 10% से कम होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास थिन वॉल सैंपलर होता है, इसका एरिया रेशियो 10% से कम आता है। ऐसी आपके पास थिक वॉल सैंपलर होता है, पिस्टन सैंपलर होते हैं, स्प्लिट स्पून सैंपलर होते हैं, और सबसे ज्यादा जो एरिया रेशियो होता है वो स्प्लिट स्पून सैंपलर का होता है। जिस सैंपलर का ये एरिया रेशियो जितना कम होगा वो सैंपलर उतना अच्छा माना जाता है। इसीलिए थिन वॉल सैंपलर का सबसे बेस्ट माना जाता है अनडिस्टर्ब्ड सैंपल लेने के लिए, क्योंकि इसका एरिया रेशियो लेस देन 10% आता है। इसी डायग्राम, सैंपल के डायग्राम से आप इनसाइड क्लियरेंस पढ़ सकते हैं, आउटसाइड क्लियरेंस पढ़ सकते हैं, और रिकवरी रेशियो भी आप इसी से पढ़ सकते हैं। तो ये टॉपिक आपका सॉइल एक्सप्लोरेशन में इंपॉर्टेंट आता है, एरिया रेशियो निकालना सैंपलर की हेल्प से। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द एक्सप्रेशन फॉर के नॉट एज गिवन बाय जैकिस इज, यानी कि जो अर्थ प्रेशर थ्योरी में अर्थ प्रेशर एट रेस्ट आता है, इसको डिनोट किया जाता है के नॉट से। और इसकी जो वैल्यू आपके पास होती है, ये वैल्यू आती है के नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस साइन फाई। के नॉट यानी कि अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कोफिशिएंट आपके पास जो आता है के नॉट, दो फॉर्मूले इसके होते हैं। एक आता है 1 माइनस साइन फाई और दूसरा फॉर्मूला आपके पास आता है म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, जो आपके पास आता है पॉइजन रेशियो। तो
तो ये आपके पास था अर्थ प्रेशर एट रेस्ट के रेस्ट कोफिशिएंट के दो फॉर्मूले आपके पास। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन डिक्रीजेस देन Ka मीन्स है एक्टिव अर्थ प्रेशर कांस्टेंट। तीन अर्थ प्रेशर होते हैं आपके पास, एक अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव अर्थ प्रेशर हमेशा वॉल को, रिटेनिंग वॉल को अवे यानी कि बाहर की तरफ पुश करता है, और इसका जो कोफिशिएंट है इसको डिनोट किया जाता है Ka से। अगर मैं अर्थ प्रेशर को आपको शॉर्ट में बताऊं तो इसका फॉर्मूला आता है प्रेशर इंटेंसिटी का Ka गामा H, और यहां पे जो Ka है इसका दो फॉर्मूले आते हैं। वैसे एक फॉर्मूला आपके पास आता है 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन। अब यहां से क्या कह रहा है कि इंटरनल फ्रिक्शन अगर डिक्रीज होता है, यानी कि फाई की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो Ka की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, जीरो रहेगी या डज नॉट चेंज होगा। तो देखिए फाई की वैल्यू अगर मैं 0 से लेके 90 तक रखना चाहूं, 0, 30, 45, 60, 90, साइन 0 जब हम रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, यानी कि 1/1 आपका 1 आ जाएगा। जब मैं यहां पे साइन 90 की वैल्यू पुट करूंगा तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। 1 माइनस 1 आपके पास 0 आता है, और 0/2 यानी कि 0 आएगा। तो इससे हमें एक चीज समझ में आ रही है कि जब एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है तो अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर कांस्टेंट Ka आपका डिक्रीज हो रहा है, और जब ये आप एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन आपका डिक्रीज हो रहा है तो यानी कि आपके पास एक्टिव अर्थ प्रेशर कांस्टेंट इंक्रीज होगा। यानी कि, और ये कितना अच्छा क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है कि अगर इंटरनल फ्रिक्शन डिक्रीज होता है तो Ka पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि एक्टिव अर्थ प्रेशर कांस्टेंट क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। तो आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, in case of passive state of plastic state of equilibrium the lateral pressure is the, यानी कि पैसिव अर्थ प्रेशर में या पैसिव स्टेट में आपके पास जो लेटरल प्रेशर होता है ये कैसा होता है, लेटरल मतलब पैसिव प्रेशर कैसा होता है। तो मैं आपको दोनों के दोनों समझाऊंगा। देखिए ये आपके पास कोई वॉल है, दो केसेस आते हैं, एक आता है एक्टिव अर्थ प्रेशर कांस्टेंट या एक्टिव अर्थ प्रेशर, और दूसरा आता है पैसिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव अर्थ प्रेशर हमेशा वॉल को बाहर की तरफ, यानी कि हम कह सकते हैं अवे फ्रॉम बैकफिल की तरफ धकेलता है, यानी कि आउटवर्ड बाहर की तरफ धकेलता है। जबकि जो पैसिव अर्थ प्रेशर होता है ये वॉल को अंदर की तरफ, यानी कि इनवर्ड या टुवर्ड्स बैकफिल आपके पास क्या करता है, पुश करता है या धकेलता है। यानी कि आपके पास एक्टिव अर्थ प्रेशर हमेशा दूर की तरफ लगता है और पैसिव अर्थ प्रेशर अंदर की तरफ आता है। अब यहां पे एक्टिव अर्थ प्रेशर यानी कि लेटरल प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा है, जैसे सिग्मा ए से डिनोट करते हैं, और जो ये वॉल का वेट या इस पे सरचार्ज वेट है इसको सिग्मा वी यानी कि वर्टिकल से दिखाते हैं। एक्टिव अर्थ प्रेशर क्योंकि बाहर की तरफ जाता है तो इसमें जो ये वर्टिकल होता है ये आपके पास आता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और जो ये एक्टिव अर्थ प्रेशर है ये कैसा आता है, माइनर आता है। इसके सेम अपोजिट में जो पैसिव अर्थ प्रेशर होता है इसमें दो आते हैं, एक तो वर्टिकल ही आएगा, और जो पैसिव अर्थ प्रेशर है ये अंदर की तरफ लगता है सिग्मा पी या लेटरल प्रेशर भी जिसे कहते हैं। इसमें जो ये वर्टिकल होता है ये आपके पास माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस आता है, जबकि पैसिव अर्थ प्रेशर हमेशा मेजर होता है। यानी कि इस क्वेश्चन में इन केस ऑफ पैसिव स्टेट
इक्विलिब्रियम द लेटरल प्रेशर इज द, यानी कि पैसिव में लेटरल प्रेशर कैसा होगा या पैसिव स्ट्रेस कैसा होगा, तो ये हमेशा क्या होता है आपके पास मेजर होगा, यानी कि क्या आ जाएगा ये आपके पास मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आ जाएगा। इसीलिए और क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है कि एक्टिव, पैसिव और रेस्ट में तीनों में सबसे ज्यादा प्रेशर किस में आता है, तो ये आता है पैसिव अर्थ प्रेशर, फिर आता है प्रेशर रेस्ट में, और लास्ट आता है आपके पास एक्टिव अर्थ प्रेशर। क्लियर दोस्तों? तो ये आता है आपके पास कि कैसे हम मेजर माइनर पढ़ सकते हैं। इससे पहले के क्वेश्चन में हमने Ka का फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई, जो कि एक्टिव अर्थ प्रेशर कांस्टेंट होता है, और इसका ही अपोजिट 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई पैसिव अर्थ प्रेशर का होता है। तो आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचिंग शियर में ऑकर इन लूज सैंड विद डेंसिटी लेस देन। अब मैं आपको पहले क्लियरली समझा देता हूं तीन चीज, कि तीन शियर फेलियर हमारे पास आते हैं, एक जनरल शियर फेलियर, एक लोकल शियर फेलियर एंड पंचिंग शियर फेलियर। अगर मैं आपको सीधे शॉर्ट में समझाऊं तो जनरल यानी कि ऐसा शियर फेलियर जिसमें सॉइल में ज्यादा सेटलमेंट या ज्यादा फेलियर नहीं आते हैं, लोकल में ज्यादा सेटलमेंट आएगा, जबकि पंचिंग में आपके पास बहुत ज्यादा सेटलमेंट आता है। यानी कि जनरल शियर फेलियर आपका हमेशा होता है डेंस सॉइल में, लोकल शियर फेलियर आपके पास होता है लूज सॉइल में, एंड पंचिंग शियर फेलियर आपके पास होता है वेरी लूज सॉइल में। तो वेरी लूज सॉइल में बहुत ज्यादा सेटलमेंट फाउंडेशन के नीचे आएगा, तो वो वेरी लूज सॉइल में आएगा पंचिंग शियर फेलियर। और डिटेल की बात करें, अगर मैं बात करूं रिलेटिव डेंसिटी की, तो रिलेटिव डेंसिटी की टेबल आपको पता होगी सॉइल में कि 0 से 15 आता है, 15 से 35, 35 से 65, 65 से 85, 85 से 100। 0 से 15 आता है वेरी लूज, 15 से 35 आता है लूज, 35 से 65 आता है मॉडरेट, और 65 से 85 आता है डेंस। यानी कि अगर हम लूज और डेंस को पकड़ के चले तो जनरल शियर फेलियर के लिए आईडी की वैल्यू 65 से ज्यादा या कई बार इसे 70 से ज्यादा भी लिख सकते हैं, जबकि लोकल या पंचिंग लूज या वेरी लूज सॉइल के लिए इसकी वैल्यू होती है लेस देन 35। क्लियर? ये आता है आपके पास। तो डेंसिटी आपके पास इस क्वेश्चन में पूछी है, यानी कि विद डेंसिटी लेस देन आपके पास आंसर आ जाएगा 35%। इसी क्वेश्चन में मैं अगर और बताऊं आपको, तो इसी का क्वेश्चन आता है एन वैल्यू का भी, कि एन वैल्यू क्या होता है। तो एन वैल्यू की भी टेबल अगर आपको याद है तो भाई 1 से 4 आता है, 4 से 10 आता है, 10 से 30 आता है, 30 से 50 और 50 से ज्यादा। 1 से 4 वेरी लूज, 4 से 10 आपके पास लूज, 10 से 30 मॉडरेट, 30 से 50 डेंस एंड 50 से ज्यादा वेरी डेंस। यानी कि इसमें भी अगर आप इसे डिवाइड मतलब ये डिफरेंशिएट करके चलेंगे तो एन वैल्यू ग्रेटर देन 30 आती है जनरल के लिए, और लोकल एंड पंचिंग के लिए आप कह सकते हैं ये लेस देन आता है 10। ठीक है? ऐसे ही आपके पास स्ट्रेन की वैल्यू भी आती है कि जनरल शियर फेलियर में ज्यादा सेटलमेंट नहीं आता है, यानी कि स्ट्रेन बहुत कम आ रहा है, तो ये आता है आपका लेस देन 5%, जबकि लोकल एंड पंचिंग में ज्यादा आपके पास सेटलमेंट आता है, यानी कि स्ट्रेन आता है, तो ये हम कर सकते हैं 10 से 20%। क्लियर? तो इसीलिए जनरल शियर फेलियर में सॉइल ज्यादा फेल नहीं होती है, और इसमें सॉइल स्वेल हो जाएगी, यानी कि फाउंडेशन के किनारे से स्वेलिंग आ जाएगी। लोकल शियर फेलियर में लूज सैंड होता है, थोड़ा बहुत सेटलमेंट आता है, तो सॉइल कम स्वेल होती है, जबकि पंचिंग शियर फेलियर में फाउंडेशन सीधे नीचे सेटल हो जाती है, किनारे से जो फाउंडेशन के किनारे की सॉइल है वो स्वेल नहीं हो पाती है, क्योंकि इतनी ज्यादा लूज है कि फाउंडेशन सीधे नीचे धंस जाएगा। तो ये पढ़ा हमने जनरल, लोकल एंड पंचिंग शियर फेलियर, और पंचिंग शियर फेलियर में लूज सैंड के लिए आपके पास डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी 35% से कम आता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आ गया कि लोकल शियर फेलियर जनरली ऑकर्स इन, कि लोकल शियर फेलियर किस में आता है। तो अभी हमने पढ़ा कि जनरल आता है, डेंस जनरल शियर फेलियर आता है,
डेंस सॉइल में, और लोकल शियर फेलियर आता है लूज सॉइल में। यानी कि यहां से इसका आंसर आपका आ जाएगा लूज सैंड। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फाउंडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास कि इफ द इंडिपेंडेंट स्प्रेड फुटिंग ऑफ टू कॉलम आर कनेक्टेड बाय अ बीम, यानी कि अगर दो फाउंडेशन आपके पास हैं, ये दो फाउंडेशन है, एक ये है और एक ये फाउंडेशन, और दोनों को किसी फुटिंग से जोड़ा गया है आपस में, तो ये क्या कहलाएंगे आपके पास? तो ये आपके पास आती है स्ट्रैप फुटिंग, और ये जो आपके पास जिससे ये कनेक्टेड रहते हैं ये कहलाती है स्ट्रैप बीम। यानी कि इफ द इंडिपेंडेंट स्प्रेड फुटिंग ऑफ टू कॉलम्स आर कनेक्टेड बाय अ बीम, तो ये इंडिपेंडेंट फुटिंग है, इनको एक बीम से कनेक्ट किया गया, तो कौन सी फुटिंग आएगी? स्ट्रैप फुटिंग आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, if the pile foundation, which type of pile act as a column and transmit the load through weak soil to a firm stratum at a greater depth, यानी कि वो पाइल जो क्या करता है, लोड को खुद से ट्रांसफर करके कहीं हार्ड स्ट्राटम में ट्रांसफर करता है, क्या कहलाता है? तो हार्ड सरफेस पे ट्रांसफर कर रहा है, तो वो कहलाती है एंड बियरिंग पाइल। जबकि वो पाइल जो अपनी स्किन फ्रिक्शन से लोड को रेजिस्ट करता है, फ्रिक्शन पाइल कहलाता है। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द इंजीनियरिंग न्यूज फॉर्मूला record of formula determining the safe load carrying capacity of a pile, the factor of safety use, यानी कि जो इंजीनियरिंग न्यूज फॉर्मूला होता है बियरिंग कैपेसिटी निकालने का पाइल का, उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिया जाता है? तो इसका आंसर आपको सीधे याद होना चाहिए कि 6 होता है, और इंजीनियरिंग न्यूज फॉर्मूले से बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल का फॉर्मूला आता है WH अपॉन FS+C। ये आता है पाइल पे कितने का लोड लगाया जा रहा है, H आता है हाइट ऑफ ड्रॉप, कितने हाइट से हैमर को ड्रॉप किया जा रहा है, S आता है पेनिट्रेशन पर ब्लो, एंड C आपके पास आता है कांस्टेंट। यहां पे F फैक्टर ऑफ सेफ्टी आती है, जिसकी वैल्यू कितनी आती है आपके पास? 6 आती है। तो ये आता है इंजीनियरिंग न्यूज फॉर्मूला आपके पास। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच फाउंडेशन यू रिकमेंड फॉर द सॉइल हैविंग लो बियरिंग कैपेसिटी टू ट्रांसमिट लोड फ्रॉम स्टील कॉलम? जब भी आपके पास स्टील कॉलम आएगा, तो स्टील कॉलम के नीचे हमेशा एक ही फाउंडेशन लगाई जाएगी, जो कहलाती है ग्रिलेज फुटिंग या ग्रिलेज फाउंडेशन, जिसमें स्टील के आई सेक्शन या बीम आपके पास लगी रहती है चारों तरफ से, और उनके बीच में कंक्रीट को फिल किया जाता है। तो स्टील कॉलम के नीचे जो फाउंडेशन लगेगी वो कहलाएगी ग्रिलेज फाउंडेशन। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पाइल्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम शिप्स एंड फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि समुद्र हो गया, झीलें हो गई, तालाब हो गया, इनके किनारे लगाई गई ऐसी पाइलें जो वाटर प्रेशर को या शिप जो आती हैं या फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जो आते हैं, इनके लोड को रेजिस्ट करता है, कौन सी पाइल कहलाती है? तो ये कहलाती है फेंडर पाइल। इसके अलावा भी आपको बाकी पाइल्स का भी सारा मतलब नॉलेज होना चाहिए, जैसे एंकर पाइल क्या होती है, कॉम्पैक्शन पाइल क्या होती है, बैटर पाइल क्या होती है। अगर एंकर या बैटर पाइल की बात करेंगे, तो बैटर पाइल इंक्लाइंड पाइल होती है, यानी कि वो पाइल जो इंक्लाइंड रहती है। एंकर पाइल आती है हॉरिजॉन्टल पाइल, जो कि वर्टिकल पाइल और बैटर पाइल को सपोर्ट देने के काम आता है। तो इस तरह से एंकर पाइल, बैटर पाइल, वर्टिकल पाइल, फेंडर पाइल, टेंशन पाइल, एंड बियरिंग पाइल, कॉम्पैक्शन पाइल, फ्रिक्शन पाइल, अंडर रीम्ड पाइल जिसमें बल्ब बने होते हैं, ये सारी की सारी पाइल्स एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये क्वेश्चन, ये वीडियो देखने के बाद आप सबको जरूर एक बार रिवाइज करें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यही आ जाता है कि द अनडिस्टर्ब्ड सैंपल आर ऑब्टेन्ड बाय किससे? तो अनडिस्टर्ब सैंपल यानी कि जिसका एरिया रेशियो 10% से कम होता है, और ऐसा आता है आपके पास थिन वॉल सैंपलर, क्योंकि इसको सबसे अच्छा सैंपलर माना जाता है। पॉइंट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन फॉर आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग। अब आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग के लिए आपके पास डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन यानी कि सॉइल में टेस्ट या सॉइल की जो जांच की जाती है, चेकिंग की जाती है, कितने तक किया जाता है, तो अलग अलग के लिए आता है। अगर आप स्प्रेड फुटिंग के लिए डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन करेंगे तो ये आता है 1.5 गुना विड्थ ऑफ फुटिंग के, यानी कि आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग के लिए हम कह सकते हैं 1/2 द विड्थ। इसके अलावा अगर आपको पूछेगा कि स्ट्रिप फुटिंग के लिए आप क्या कहेंगे, तो स्ट्रिप फुटिंग के लिए डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन 3 टाइम होता है विड्थ ऑफ स्ट्रिप फुटिंग के। ऐसे ही अगर और फुटिंग पूछेगा, जैसे कि आपके पास आता है राफ्ट फुटिंग, तो राफ्ट के लिए भी आपके पास यही आता है 1.5 टाइम। इसके अलावा और भी कोई फुटिंग आती है तो मैक्सिमम केसेस में आपके पास 1.5 ही होता है। केवल स्ट्रिप फुटिंग एक आता है जिसके लिए आपके पास 3 टाइम आता है विड्थ ऑफ फुटिंग। पॉइंट क्लियर? तो इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो में सॉइल मैकेनिक्स की कुछ छोटी छोटी चीजें जो फाउंडेशन से आपके पास या अर्थ प्रेशर थ्योरी से आती है, मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर करवाया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको जो कंटिन्यूस वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, इनको पढ़ने में आपको मजा आ रहा होगा और इनसे आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और आगे किन टॉपिक्स पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं कमेंट में जरूर मेंशन करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।